हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज सी ए पीयूष गोयल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली फैंटास्टिक। तो भी आई होप तुमने जो लास्ट क्लास तक मैंने जितना करवाया तुमने अटेंड कर लिया होगा, उसको देख लिया होगा एंड तुम्हें समझ भी आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो यार गाइस पूछ लिया करो मुझसे। टेलीग्राम चैनल पे अपने डाउट अगर तुम्हें कुछ हो तो पोस्ट कर दिया करो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा उसका। आई विल रिवर्ट टू यू, राइट। तो तभी कहता हूँ तुमको कि टेलीग्राम चैनल भी तुम लोग ज्वाइन कर लो, बिकॉज जो भी तुम्हारे बीच मेरे और भी तुम्हारे बीच में कम्युनिकेशन होगी रिगार्डिंग डाउट्स तो वहीं पे होगी। एंड अगर मैंने कुछ भी तुम्हें कम्युनिकेट करना है रिगार्डिंग क्लासेज एंड ऑल दैट स्टफ तो वो टेलीग्राम के थ्रू ही मैं तुम्हें कम्युनिकेट करूँगा। सो गाइज प्लीज़ ज्वाइन दैट एज वेल। एंड निवेदन आप सभी से, भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो भाई प्लीज़ कर लो यार, राइट। अपने इस बड़े भाई को थोड़ी सी मोटिवेशन दे दो। एंड अगर जो भी बंदा नया है जो पहली बार क्लास को देखने लगे, भाई आपसे भी यही अनुरोधन है। और जो अगर बहन कोई देखने आई है तो बहन तुमसे भी यही एक अनुरोधन है, एक निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ, कुछ भी अपडेट करूँ तो हमें इमीडिएटली पता लग जाए एंड तुम्हारी स्टडी में कोई लैग ना आए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड कमेंट करके जाना तुम्हें कैसा लगा, मज़ा आया नहीं आया, भाई कुछ तो लिख के जाना, बट लिख के जाना। एंड भाई शेयर कर देना उन सभी के साथ देखो जिनका भी अटैम्प्ट आ रहा है सितंबर में। अब देखो डेट शीट भी आ गई, कल डेट शीट आ चुकी है तुम्हारी एग्ज़ाम्स की, राइट। तो यार 3 महीने रह गए तुम्हारे अप्रॉक्सीमेटली एग्जाम में, तो सभी के साथ शेयर कर दो यार। एंड बकल अप, इट्स टाइम टू बकल अप। बहुत अभी टाइम नहीं रहा हमारे एग्जाम में, बहुत कम टाइम बचा है। सो जल्दी जल्दी अपने सिलेबस को करते हैं, कंसेप्चुअली समझ के करते हैं, मज़े से करते हैं एंड स्कोर करते हैं अच्छा खासा ऑडिट में, राइट। कूल। तो देखो भाई लास्ट क्लास में मैंने आपको यहाँ तक करवाया था, फॉर्मुलेट ऑडिट प्रोग्राम आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल, यहाँ तक कि भाई इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करने के बाद आप लोग अपना ऑडिट प्रोग्राम को बनाओ, उसके बाद आप ड्राफ्ट करो ऑडिट प्रोग्राम। क्यों करो, क्या रीज़न था, वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस सब पैराग्राफ्स में, राइट। भाई आज का लेक्चर अपन डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपन का इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल मेथड्स। यहाँ से बड़ा अच्छा टॉपिक लगता है मेरे को यार, ये बहुत अच्छा टॉपिक है सर। इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल के मेथड्स क्या क्या हैं? देखो अब तक हमने सब कुछ पढ़ लिया कंट्रोल के रिगार्डिंग। इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है, उसको क्यों उसकी अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन करना ज़रूरी है, अच्छा कैसे ऑब्टेन करेंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग, इंक्वायरी करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। और तो और बेनिफिट्स क्या हैं वैल्यूएशन करने के इंटरनल कंट्रोल के, कौन कौन से कंट्रोल्स हमारे ऑडिट के लिए रेलेवेंट हैं, क्या सारे कंट्रोल्स हमारे ऑडिट के लिए रेलेवेंट होते हैं, कौन कौन सा सिग्निफिकेंट रिस्क है, जजमेंटल मैटर्स क्या हैं, सब कुछ पढ़ लिया। बट सर अब हमको आप ये बता दो कि आपने कह तो दिया कि इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करो, इवेलुएट करो, बट करें कैसे, हाउ टू डू दैट, क्या क्या मेथड्स हैं इवेलुएट करने के इंटरनल कंट्रोल को। आइए देखते हैं वन बाय वन। देखो तुम्हारे 4 मेथड्स हैं, देर आर 4 मेथड्स। वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बड़ी अच्छी तरह तो मैं समझाऊंगा चारों के चारों मेथड्स। आइए देखते हैं वन बाय वन। भाई सबसे पहले आप देखो 4 पहले मेथड्स क्या है, मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दे देता हूँ। पहला क्या है अपन का नैरेटिव रिकॉर्ड, दूसरा क्या है चेकलिस्ट, तीसरा क्या है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर एंड द लास्ट वन इज जो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है फ्लो चार्ट्स। अब देखो वन बाय वन चलते हैं अपन का कौन कौन सा मेथड होता है। द फर्स्ट वन इज नैरेटिव रिकॉर्ड। नैरेटिव रिकॉर्ड क्या होता है सर? ये नैरेटिव रिकॉर्ड क्या होता है? ये इट इज अ कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन। नैरेटिव रिकॉर्ड को अपने मन में तुम ये जूम कर लो, जब तुम अपने आर्टिकलशिप में जाओगे तब तुम देखोगे ही। नैरेटिव रिकॉर्ड का मतलब भाई अपने मन में एक मोटी सी बुकलेट इमेजिन कर लो, एक मोटी सी बुकलेट इमेजिन कर लो, ठीक है। अच्छी खासी 30-40 पेजों की एक बुकलेट इमेजिन कर लो, या फिर एक पीडीएफ इमेजिन कर लो अपने मन में, एक सॉफ्ट कॉपी, एक पीडीएफ इमेजिन कर लो अपने मन में जो है 40-45 पेजेस का एक पीडीएफ है तुम्हारे मन में, ठीक है। मतलब नैरेटिव रिकॉर्ड में कंट्रोल का सारा कुछ लिखा होता है, उसमें कंट्रोल के रिगार्डिंग लाइक अगर मैं तुमको कह रहा हूँ फिर अगर मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ कि सेल्स का पूरा प्रोसेस पहले हमारे पास लाइक हमने पहले कोटेशंस भेजी क्लाइंट को, उसके बाद सेल ऑर्डर इशू किया, फिर उसके बाद फिर इनवॉइस जनरेट हुआ, फिर गेट पे एंट्री हुई, फिर जीआरएन इशू हुआ एंड सो ऑन।
मतलब ये जो तूने मैं पूरा का पूरा मैं तुम्हें प्रोसेस समझा रहा हूँ सेल्स का, जो मैंने तुम्हें बहुत क्लासेस में समझाया है, ठीक है, ये एक तरह का क्या है, कंट्रोल ही तो है सेल्स का, एक तरह का कंट्रोल है पूरा का पूरा, ये कि जो हमारी सेल्स है वो अच्छी तरह रिकॉर्ड हो, ठीक है। अब नेगेटिव रिकॉर्ड में क्या होगा, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को फ्रॉम स्टार्टिंग बिल्कुल स्क्रैच से एंड तक, रादर आई वुड से ए टू जी, फिर ए टू जी पूरा का पूरा प्रोसेस लिखा होगा एक थ्योरी फॉर्म में। बड़ी सारी ये बुकलेट है जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं सर, उसमें पूरा का पूरा इस पे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया होगा बड़ी डिटेल्ड में, देखो बड़ी डिटेल में कंप्लीटली एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन, मतलब एग्जॉस्टिव है सर, इसके बाद कुछ है ही नहीं। मतलब नेगेटिव रिकॉर्ड में सारा कुछ लिख दिया उसका कंट्रोल के रिगार्डिंग, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे इनिशिएट हुआ, कैसे रिकॉर्ड हुआ, अच्छा वो बंदे ने क्या किया, उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ लिख दिया, एग्जॉस्टिव है ये। उसको हम बोलते हैं नैरेटिव रिकॉर्ड, जो बहुत डिटेल में एक डॉक्यूमेंट होता है पूरा का पूरा, जो कंट्रोल एक्सप्लेन करता है कि ये कंट्रोल ये है, पूरा पूरा उसको डिटेल में एक्सप्लेन करता है नैरेटिव रिकॉर्ड, ठीक है। बट सर इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इसके क्या हैं डिसएडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेजेस हैं भाई, आओ देखें। टू कॉम्प्रीहेंड द सिस्टम इन ऑपरेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट, भाई जाहिर सी बात है, मेरी बात सुनो तुम लोग, आज की डेट में अगर मैं किसी टॉपिक के रिगार्डिंग बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, तुम यूट्यूब ओपन करते हो, राइट, एक कोई भी टॉपिक उठा लो, कोई भी टॉपिक उठा लो, मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, तुम उस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर तुम चाहते हो कि मैं उस टॉपिक के बारे में स्टडी करूँ, तुम यूट्यूब पर सर्च करते हो, तुम्हारे पास शॉर्ट्स भी निकल के आते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स भी आते हैं और उसके साथ साथ लॉन्ग वीडियोज़ भी आती हैं। तुम ऐसे कितने बंदे प्रेफर करते होंगे शॉर्ट को देखना इंस्टेड ऑफ लॉन्ग वीडियो उसी टॉपिक की? मैक्सिमम बच्चे यही प्रेफर करते होंगे, 80% बच्चे ये प्रेफर करते होंगे कि यार शॉर्ट्स को देख, वो बंदा शॉर्ट्स में तेरे को 1 मिनट में बता तो रहा है सारा कुछ, राइट, तो क्यों 10 मिनट की वीडियो देख रहा है, 15 मिनट की वीडियो देख रहे हैं। या अगर तुम वीडियो देखते भी हो, हम सीए स्टूडेंट्स हैं, राइट, अगर हम वीडियो देखते भी हैं भाई, मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही स्टूडेंट था, तो हम उसको हम 2x पे, 1.75x पे या 1.5x पे, तो वही हर कोई बंदा देखता ही देखता है। मतलब बेसिकली हम कितनी जल्दी में रहते हैं, हमको होता है कि जल्दी जल्दी बस पता लग जाए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बता भाई, बात खत्म कर यार, इतना डिटेल में नहीं जाना, बात खत्म कर भाई, राइट। अब तुम सोचो तुम्हारे सामने क्लाइंट जो है, तुम्हारे सामने क्लाइंट अगर वो 40-45 पेजेस की एक पीडीएफ दे दे तुम्हें, या एक 30-35 पेजेस की एक बुकलेट तुम्हें हम हमारे हाथ में थमा दे कि ऑडिटर साहब ये हमारी बुकलेट है कंट्रोल को समझने के लिए, आप इसको पढ़ लो। तुम कहोगे यार अपने नोट्स नहीं पढ़े जा रहे, अपनी सीए की पढ़ाई नहीं की जा रही, और ये बंदा कह रहा है हमसे कि मैं इनकी बुकलेट पढ़ूँ बैठ के, तो अपने पास ही रख ले, हम नहीं कर रहे टेस्ट कंट्रोल तेरा, जा। मतलब तुम्हारा मन ही नहीं करता उस बुकलेट को पढ़ने का, इतने 40-45 पेजेस की भाई, इतनी थ्योरी तुम कैसे पढ़ोगे, राइटअप कैसे पढ़ोगे भाई, बिकॉज अकेले एक कंट्रोल तो है नहीं, अकेले सेल्स का कंट्रोल तो है नहीं, सेल्स है, परचेज है, पेरोल है, एक्सपेंसेस है, फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेंट्री है, ना जाने कितने कंट्रोल्स हैं। सो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है नैरेटिव रिकॉर्ड की, ये सबसे बड़ा एडवांटेज नैरेटिव रिकॉर्ड का ये होता है कि भाई उसको कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ बिल्कुल तुम्हें, तुम खुद शॉर्ट्स प्रेफर करते हो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के ऊपर, वही बात यहाँ पे तुम्हें होता है कि यार समरी दे दे भाई, ए भाई सुन, ए भाई समरी दे देना हमें, क्यों हमने लॉन्ग बुक पढ़नी। इनफैक्ट नोट्स की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बच्चों को होता है भाई हमें तो बेसिकली समरी बना के दे दो, जिसमें हम सारे के सारे कंसेप्ट एक पेज में लिखे पड़े हैं, हम वो पढ़ जाएँ 1.5 डेज में। वही भाई काम था तुम्हारा नैरेटिव रिकॉर्ड का। नैरेटिव रिकॉर्ड वेयर एज ऑन द अदर हैंड बहुत डिटेल्ड वे होता है, डिटेल्ड बुकलेट होती है, जिसकी वजह से होता क्या है, अगर जो हमको स्टडी करना है सिस्टम को, जो हम सिस्टम को स्टडी करना चाहते हैं, सिस्टम इन ऑपरेशन है क्या, कॉम्प्रेंड का मतलब स्टडी करना, वो डिफिकल्ट बन जाता है। हम उसको अपने आप को बेसिकली रजिस्ट करते हैं कि यार छोड़ना यार क्या पढ़ना। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये तो हो गया टू आइडेंटिफाई वीकनेस और गैप्स इन सिस्टम। भाई जाहिर सी बात है, जब तक तुम उसको डिटेल में पढ़ोगे नहीं, अब तुम में से कई बच्चे होंगे भाई, अब देखो ऑडिट पे गए हो तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब 30-35 पेजेस में से तुम लोग कितने ही बच्चे होंगे जो शिद्दत से पढ़ेंगे 35 के 35 पेज, 100 में से भाई एक बच्चा भी हार्डली मिलेगा मेरे को, तो 100 में से एक स्टूडेंट भी हार्डली होगा जो पूरे शिद्दत से फुल कंसंट्रेशन से वो 35 पेजेस को रीड करेगा। तुम लोग क्या करोगे, ऊपर से पढ़ लोगे जो तुम्हें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लग रहे हैं, ठीक है ना, जो तुम्हें लग रहा है कि यार ये पेज इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये पढ़ ले। और जब तुम ऊपर से पढ़ोगे भाई, तो जो अगर कोई वीकनेस हो गया, गैप्स होंगे, वो तुम कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, बिकॉज किसी चीज़ के अंदर वीकनेस को ढूंढना या गैप को ढूंढना
कि ये शेडी एरिया है, उसको ढूंढने, उसको ट्रेस करने के लिए भाई तुम्हें उस चीज़ की पहली बात तो नॉलेज बहुत डिटेल में होनी चाहिए, ठीक है ना। उस चीज़ की नॉलेज तुम्हें बहुत डिटेल में होनी चाहिए, तभी तुम उस चीज़ को वीकनेस उसकी ढूंढ पाओगे। सिंपल। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है साहब, टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ रीशफलिंग ऑफ मैन पावर एक्सेट्रा। अब जाहिर सी बात है यार, ये जो बेसिकली एक तरह का पॉइंट है ना, ये लिखा हुआ है तुम्हारे क्लाइंट के एंगल से, ये तुम्हारे क्लाइंट के एंगल से लिखा हुआ है। अब वो 40-45 पेजेस का एक नैरेटिव है हमारे पास, पूरा पूरा एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास। सपोज अगर हमने कंट्रोल में कुछ चेंज कर दिया, लाइक हमने सेल्स के कंट्रोल में कुछ चेंज करना है, ठीक है भाई, वो चेंज कहाँ पे करेगा, दोबारा पढ़ेगा क्या वो बंदा? क्लाइंट भी नहीं पढ़ना चाहेगा 40-45 पेजेस। तो अगर कोई उसने बाद में चेंज इनकॉर्पोरेट करना है उस पूरे के प्रोसेस में, तो उसको बेसिकली जो नैरेटिव है उसको भी एडिट करना पड़ेगा। अगर उसने प्रोसेस चेंज कर दिया भाई, तो उसको नैरेटिव को तो भी एडिट करना पड़ेगा ना यार। अब एडिट करने में भी उसको दिक्कत आएगी। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर इनकॉर्पोरेट करने हैं हमने चेंजेस को, कि जैसे हमने मैन पावर रीशफलिंग कर दिया एक्सेट्रा, तो वो बहुत प्रॉब्लम आएगी। ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं भाई तुम्हारे नैरेटिव रिकॉर्ड के। बड़े प्रैक्टिकली बहुत यूज़ होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत यूज़ होते हैं प्रैक्टिकली। ये जब तुम अपने आर्टिकलशिप में जाओगे, तुम क्लाइंट के अपना कहोगे ना क्लाइंट को कि सर हमने ये कंट्रोल को समझना, आप हमें थोड़ा अंडरस्टैंड कर दो। वो मैनी टाइम्स, बहुत बार वो तुम्हें क्या करेगा, जो तुम्हारा क्लाइंट है वो तुम्हें एक बुकलेट पकड़ा देगा कि बेटा ये पढ़ लो। अगर बुकलेट नहीं पकड़ाएगा तो मैं कह देगा अच्छा ठीक है मैं आपको मेल कर रहा हूँ, आपका हमारा नैरेटिव है, आप उसको अंडरस्टैंड कर लो, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, पढ़ी जाओ बैठ के नैरेटिव। ये इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल सिनेरियो, मैं बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूँ तुमको एक एक चीज़, राइट। देखो मैं तो तुम्हें हर चीज़ प्रैक्टिकली विजुलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे पार्ट पे तुम कितना उसको विजुलाइज करना चाहते हो। जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ उसको मन में अपनी इमेजिन करना स्टार्ट करो। देखो प्रैक्टिकल ऑलरेडी तुम देख ही लोगे, 3 महीने बाद तुम्हारे एग्जाम्स के बाद तुम आर्टिकलशिप में जाओगे, तुम देख ही लोगे प्रैक्टिकली तो उसको। बट करंटली ऑडिट को समझना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको विजुलाइज करोगे अभी अपने मन में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बॉस, चेकलिस्ट। ये बड़ी अच्छी चीज़ लगती है मेरे को। चेकलिस्ट का मतलब क्या है रे, क्या है चेकलिस्ट का मतलब? ऑडिट चेकलिस्ट, भाई चेकलिस्ट का मतलब क्या है? एक लेट्स सपोज ये देखो एग्जांपल दी, ये परचेज की, इसी से समझाऊंगा तुम्हें मैं। अब देखो परचेज है, अब होगा क्या, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब देखो परचेज का कंट्रोल है, तुम्हें पता है कि हमने परचेज के कंट्रोल को समझना है, राइट। अब एक तो काम है तुम वो बड़ी सारी बुकलेट पढ़ लो, वो तुम्हारा मन नहीं कर रहा, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, तुम चेकलिस्ट ड्राफ्ट कर लो। तो चेकलिस्ट का मतलब बेसिकली जो चेकलिस्ट में क्या होगा, जो तुम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहते हो या जो जो तुम चीज़ें उसके बारे में जानना चाहते हो, लेट्स सपोज परचेज है, अब परचेज के बारे में तुम जानना चाहते हो कि यार टेंडर्स कॉल्ड बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर्स, ये भी ऑर्डर प्लेस करने से पहले आप टेंडर मंगवाते हो या नहीं मंगवाते, वो चीज़। या फिर क्या रिटर्न ऑर्डर के बेसिस पे परचेज होती है, या फिर जो परचेज ऑर्डर है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में निकलता है, या फिर प्री नंबर होता है परचेज ऑर्डर, और बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे मन में, बहुत सारे क्वेश्चन हैं परचेज के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नैरेटिव रिकॉर्ड, तुम लोग क्या करोगे, इन क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लोगे, इन क्वेश्चंस की सर एक लिस्ट बना लोगे आप लोग, ठीक है। इन क्वेश्चन की लिस्ट बना ली तुम लोगों ने, राइट। अभी लाइक देखो एक सब क्वेश्चन फॉर्म में है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इनके पीछे, ये देखो ये सब क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन को एक पेज पे लिख लोगे, अपने एक्सेल फाइल में लिख लोगे। एक एक्सेल फाइल में तुमने क्वेश्चन को लिख दिया, ऊपर लिख दिया परचेज, उसके बाद ये सारे के सारे क्वेश्चन लिख लिए 1 बाय 1, सामने उसके लिख दिया ये तीन बॉक्सेस बना दिए उसके सामने, येस नो नॉट एप्लीकेबल। मतलब तुम कर क्या रहे हो, बेसिकली एक एक्सेल शीट इमेजिन करो अपने मन में। एक्सेल शीट में तुमने 5 के 5 क्वेश्चन लिख दिए। हर क्वेश्चन के आगे तुमने 3 बॉक्सेस बना दिए, एक बॉक्स येस का, एक बॉक्स नो का और एक नॉट एप्लीकेबल का। मतलब अगर तुम्हें थोड़ा और मैं समझाना चाहूँ, विजुलाइज करवाना चाहूँ, ऊपर लिख दिया परचेज 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के आगे तुमने 3 बॉक्सेस बना दिए ऐसे ही, यस नो नॉट एप्लीकेबल। मतलब तुम लोग क्लाइंट से क्या करोगे, 1 बाय 1 4-5 क्वेश्चन पूछोगे, जो परचेज डिपार्टमेंट के हेड होंगे उनसे पूछोगे तुम लोग। जैसे एक क्वेश्चन था हमारा कि सर क्या टेंडर प्लेस करते हैं बिफोर आर टेंडर्स, कहाँ पे गया, चलो हाँ, आर टेंडर्स कॉल बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर्स। अगर कोई कहा हाँ हम करते हैं,
तो तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे टिक कर दोगे यस वाले बॉक्स में। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन वो कहता है, एक क्वेश्चन था हमारा कि प्री जो हमारे परचेज ऑर्डर होते हैं वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में नहीं होते। अगर वो कहता है, तुमने क्वेश्चन पूछा कि सर आपके जो पीओ होते हैं क्या वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होते हैं, मतलब एक ही तरह के निकलते हैं पीओ आपके, वो कहता है नहीं ऐसा नहीं होता, तो तुम लोग क्या कर दोगे, नो वाले बॉक्स पे टिक कर दोगे। अगर तुमने पूछा कि आप टेंडर कॉल करते हो, वो कहता है हम टेंडर कॉल नहीं करते, तो तुम नो कर दोगे। ये एक और पॉइंट था हमारा कि प्री नंबर होते हैं हमारे परचेज ऑर्डर, वो कहता है ऐसा कुछ हमारे है नहीं यहाँ पे, तो नॉट एप्लीकेबल कर दोगे। सो समझिए, मतलब ये एक तरह की चेकलिस्ट है, मतलब जो तुम उसके पूछना चाहते हो, जो तुम्हारे मन में उस स्पेसिफिक एरिया के रिगार्डिंग डाउट्स है मन में, तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे रिस्क हो सकता है, ये मेरे को पूछना चाहता हूँ, ये मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि टेंडर इन्वाइट करते हैं, कोटेशन इन्वाइट करते हैं, अच्छा फैक्ट्री गेट पे एंट्री होती है नहीं होती, जीआरएन होता है नहीं होता, एंड सो ऑन। जो तुम्हारे मन में क्वेश्चन हैं, जो तुम पूछना चाहते हो, जो तुम इंक्वायरी करना चाहते हो, तुम उसको एक एक्सेल फाइल में लिख लोगे, 3 बॉक्सेस बना दोगे सामने, येस नो नॉट एप्लीकेबल, और क्लाइंट से पूछोगे, जैसे जैसे वो बताएगा येस नो नॉट एप्लीकेबल फॉर्म में, तुम आंसर करते रहोगे। येस क्या तो येस पे टिक कर दिया, नो क्या तो नो पे टिक कर दिया। चेकलिस्ट करना, चेक कर रहे हैं सर तुम, दिस इज नोन एज चेकलिस्ट। आई होप तुम्हें समझ आया होगा, राइट? यस सर। देखो इट्स फास्ट ट्रैक बैच, मैं इससे ज़्यादा नहीं जा सकता भाई, इट्स लिमिटेशन, राइट? रेगुलर क्लास में तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाता भी होता हूँ कि चेकलिस्ट बनती कैसे है, ठीक है, और भी एग्जांपल देते हैं, बट इट्स अ फास्ट ट्रैक बैच, सो दैट्स वाई ये लिमिटेशन है। बट स्टिल मैंने तुम्हें जितना हो सका है भाई, मैंने फास्ट ट्रैक बैच में कोशिश की तुमको मैं विजुलाइज करवा सकूँ, कि तुमको ऐसा लगे यार हमको पता नहीं कि चेकलिस्ट बनती कैसे है, राइट? हमारे खुद के जहाँ से मैंने आर्टिकलशिप की है, हमारे खुद के जो मेरे प्रिंसिपल हैं उनके ऑफिस में भी यूज़ होती थी, बड़ी यूज़ किया भाई मैंने खुद ने। ऑर्डर पे चेकलिस्ट हो गया, नैरेटिव रिकॉर्ड हो गया, ये फ्लो चार्ट हो गया, चारों के चारों इनफैक्ट मैंने प्रैक्टिकली देखे, मैं तो खैर चारों के चारों प्रैक्टिकली देखे हैं ये, तभी तो मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनने वाली बात क्या है कि ये होती क्या है, इट्स ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इट इज सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चंस। चलो वो ये क्वेश्चन है जो हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो होती हैं विच ए मेंबर ऑफ द ऑडिटिंग स्टाफ मस्ट फॉलो एंड आंसर, कि भाई जो हमारा ऑडिटिंग स्टाफ है, जो हमारी ऑडिट की टीम है पूरी की पूरी, हम 4 बंदे ऑडिट करने गए हैं, हमारी टीम में से एक बंदा इसको फिल करेगा। मतलब सामने क्लाइंट बैठा है तुम्हारे, मैं ऑडिट करने अगर गया हूँ, तो मैं अगर परचेज का ऑडिट कर रहा हूँ, परचेज एरिया को देख रहा हूँ, तो मैं ये 5 क्वेश्चन उस सामने वाले बंदे से पूछूंगा 1 बाय 1 करके, सर ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं होता, वो कहेगा येस नो येस नो येस नो, उस हिसाब से मैं टिक मार्क करता रहूँगा, येस में करूँ, नो में करूँ, नॉट एप्लीकेबल में करूँ। मतलब मेंबर ऑफ द ऑडिटिंग स्टाफ फिल करता है इसे, ठीक है? और आंसर किस फॉर्म में देता है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ भाई। वो आंसर फॉर्म किस फॉर्म में देगा आपको, येस नो नॉट एप्लीकेबल की फॉर्म में। ये हमारी होती है चेकलिस्ट, ठीक है? आई होप तुमको समझ आया होगा। उसके बाद होता है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर इज वेरी वेरी सिमिलर टू चेकलिस्ट। सर हाँ जी भाई, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर जो है तुम्हारा, इट्स वेरी वेरी सिमिलर टू चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में भी क्वेश्चंस होते हैं, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इसमें भी यही होते हैं। देखो इट्स अ कॉम्प्रेहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चंस कंसर्निंग इंटरनल कंट्रोल, इसमें भी क्वेश्चंस होते हैं। सर फिर डिफरेंस क्या रह गया, इसमें डिफरेंस क्या रहेगा सर? फिर इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है मेरी बहन कि जो तो चेकलिस्ट है, ध्यान से समझना, बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि चेकलिस्ट और क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, बहुत कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि उसमें भी सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, ये देखो, और चेकलिस्ट में भी हम पढ़ के आए कि उसमें भी सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चंस हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है सर? मेरे भाई इनमें डिफरेंस सिर्फ इतनी सी बात का होता है कि जो तो चेकलिस्ट है वो फिल करता है, वो कौन फिल करता है? ऑडिटिंग स्टाफ। जैसे मैंने बताया कि हमारी टीम का एक बंदा फिल करेगा, हम 4 बंदे ऑडिट पे गए हैं, एक बंदा फिल करेगा। वेयर ऑन द अदर हैंड, जो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है तुम्हारी, इसको ऑडिटिंग स्टाफ नहीं फिल करता, इसको ऑडिटिंग स्टाफ नहीं फिल करता, इसको कौन फिल करता है? क्लाइंट का स्टाफ। तुम्हारे क्लाइंट का स्टाफ इसको फिल करके देगा। इस इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर को जो ऑडिटिंग स्टाफ है वो फिल नहीं करता सर, उसको क्लाइंट का स्टाफ फिल करके देता है। मतलब हम ये जो ऊपर हमने चेकलिस्ट बनाई थी ना, ये वाली, ये पूरी पूरी चेकलिस्ट, हम इस चेकलिस्ट को क्लाइंट को दे देंगे। पहले तो हम क्या कर रहे थे चेकलिस्ट में, हम क्या कर रहे थे, हम खुद फिल कर रहे थे। मैं बैठा हूँ सामने, अपने क्लाइंट बच्चा, मैं पूछ रहा हूँ सर ये होता है, नहीं होता, नॉट एप्लीकेबल। सर ये होता है, यस, ठीक है, यस कर दिया। सर ये होता है, नहीं
अच्छा हो ये है ही नहीं, नो कर दिया, ठीक है। मतलब उसमें तो भाई मैं कर रहा था फिल, बट इसमें मैं खुद फिल नहीं करूँगा। ये पूरी पूरी ये जो मैंने ऊपर चेकलिस्ट बनाई थी इसको मैं क्लाइंट को ही हैंड ओवर कर दूंगा। लाइक अगर मैं परचेज़ का देख रहा हूँ कि परचेज में ये मैंने चीज़ें चेक करनी है, ये मेरे क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चन को मैं लिखूंगा, सामने येस नो नॉट एप्लीकेबल 3 डब्बे बनाऊंगा और एक छोटा सा और कॉलम बना दूंगा एक्सप्लेनेशन के लिए, कि अगर क्लाइंट ने कोई नोट छोड़ना है, उसने कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन देनी है तो उसके लिए, ठीक है। पर इसको मैं फिल नहीं करूँगा, उसको क्लाइंट फिल करके देगा, उसको क्लाइंट का स्टाफ फिल करके देगा। मतलब अगर मैं परचेज को देखना चाहता हूँ तो मैं परचेज की ये पूरी पूरी क्वेश्चन माने तो क्वेश्चन जिसमें लिखे पड़े हैं मैं वो क्लाइंट के परचेज डिपार्टमेंट के हेड को दे दूंगा, वो खुद इसको फिल करके देगा अपने आप, येस है, नो है, नॉट एप्लीकेबल है। बस इतना सा फर्क है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू चेकलिस्ट। दोनों डिफरेंसेस कि ये क्वेश्चनर है वो फिल करके देता है तुम्हारा क्लाइंट का स्टाफ, वेरा जो चेकलिस्ट है वो हम फिल करते हैं ऑडिटिंग स्टाफ वाले। आई होप तुमको डिफरेंस समझ आया होगा। अब करवा देता हूँ तुम्हें तुम्हारे स्टडी मैट से रीड। आइए चलते हैं अपने स्टडी मैट की तरफ। ये in the question generally questions are so framed that a yes answer did not satisfactory position and no answer to a weakness, provision is made for the explanation or further details of no answers। वही बात तो मैं कह दी, yes no होता है और अगर किसी बंदे को फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए उसके लिए हम प्रोविजन बना के चलते हैं कि भाई अगर तूने फर्दर एक्सप्लेन करना है कि इसका आंसर नो क्यों है, यस क्यों है, तो एक्सप्लेन कर सकता है, बात खत्म है, ठीक है ना। नॉट एप्लीकेबल इसमें रिप्लाई गिवन नहीं होता। The questionnaire is usually issued to the client and the client is requested to get it filled by the concerned executives and employees। ये देखो ये मेन डिफरेंसेस की मैं बात कर रहा था। ये तो जो छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, येस नो होता है, नॉट अवेलेबल नहीं होता, ये सब छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं सर। मेन डिफरेंस ये है कि जो क्वेश्चनर है उसको क्लाइंट के जो कंसर्न एग्जीक्यूटिव्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो फिल करके देते हैं, ना कि हम फिल करेंगे। इट इज़ गेट इट फिल्ड, हम उससे फिल करवाते हैं, खुद नहीं फिल करते। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। जैसे ये क्वेश्चंस हैं, ये कुछ एग्जांपल हैं क्वेश्चंस की, कि परचेज में ये क्वेश्चन जनरली पूछते हैं क्लाइंट से, हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्लाइंट को लिख के दे देंगे एक एक्सेल स्प्रेडशीट के ऊपर, उसके सामने 3 डब्बे बना देंगे, येस है, नो है और एक फर्दर एक्सप्लेनेशन का डब्बा बना देंगे। उसको कह देंगे कि सर आप अपने कंसर्न एम्प्लॉयज़ और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनसे आप फिल करवा के हमें दे दो, बात खत्म, ठीक है। ये आप खुद पढ़ लेना एक बार, इसमें डाउट होगा तो पूछ लेना। बेसिकली क्वेश्चन लिखे पड़े हैं, जैसे कैरेक्टर्स हैं, डज द सिस्टम इंश्योर दैट ऑल इनवॉइस आर ड्यूली प्रोसेस्ड, ठीक है, आर सप्लायर इनवॉइस रूटेड थ्रू डायरेक्ट अकाउंट डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। मतलब जो जो तुम क्वेश्चन पूछना चाहते हो, जो जो भी तुम्हें क्वेश्चन लग रहे हैं कि हम पूछना चाहते हैं, उन क्वेश्चन को लिख के दे दोगे तुम क्लाइंट को और वो फिल करके तुम्हें वापस दे देगा। ये आप खुद पढ़ लोगे एक बार, ठीक है। ये वही नोट है जो मैंने ऊपर तुम्हें पढ़ाया है कि भाई द क्लाइंट इज रिक्वेस्टेड एंड गेट इट फिल्ड बाय द कंसर्न एग्जीक्यूटिव्स एंड एम्प्लॉइज बाय गिविंग रिप्लाइज येस और नो, नॉट एप्लीकेबल अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेटरी नोट्स इफ एनी। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन तुम्हें कर चुका हूँ ये नोट। एक्चुअली में ये नोट ही मेन डिफरेंस है चेकलिस्ट और क्वेश्चनर में। आई होप तुम्हें 3 पॉइंट समझ आए होंगे कि भैया नैरेटिव रिकॉर्ड क्या है, क्वेश्चनर क्या है एंड चेकलिस्ट क्या है। लास्ट चलते हैं भैया अपने फ्लो चार्ट की तरफ। फ्लो चार्ट क्या है? क्या है फ्लो चार्ट? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और यू कैन से ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्यारे, कोई बात नहीं। ये क्या बनाया मैंने सर? ये तो आपने सेल्स का पूरा पूरा हमें जो आप समझाते हो इंटरनल कंट्रोल वो लिख दिया आपने, प्रोसेस लिख दिया, बट सर आपने डायग्राम की फॉर्म में बता दिया। आपने इंस्टेड ऑफ राइटिंग इसको डायग्राम की फॉर्म में बना दिया। इसी को मेरे भाई हम बोलते हैं, मेरी बहन, क्या क्या तुम्हारा फ्लो चार्ट।
आई होप तुमको समझ आया होगा कि फ्लो चार्ट का भाई मतलब क्या है। कुछ नहीं है भाई, वही कंट्रोल है, उसको बस एक देखो नैरेटिव क्या था। नैरेटिव में हमने थ्योरी लिखी हुई थी, अच्छा ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, वो बहुत बोरिंग फॉर्म है, उसको कोई नहीं पढ़ना चाहता। सो उसी चीज़ को बेसिकली देखो एक शॉर्टर फॉर्म, एक समरी की फॉर्म में। अब तुम लोग होता है ना कि यार देखो ये कलरफुल, हमारे कलरफुल से चार्ट्स हैं, ये कुछ है, ठीक है। अब तुम लोग जब अपनी स्टडी करते हो तुम लोग, तो अपने बेसिकली डायग्राम फॉर्म में प्रेफर करते हो पढ़ना, जिसमें बॉक्सेस बने हो और हमें अच्छी तरह समझ आ जाए, राइट। वो क्यों करते हो? ताकि ईजी अंडरस्टैंड हो सके, तुम्हें मज़ा आए पढ़ने में। कहाँ इतने बड़ा नैरेटिव पढ़ोगे 40 पेजेस का, कहाँ एक 5 पेजेस में या 6 पेजेस में हमारा पूरा पूरा फ्लो चार्ट खत्म हो गया 10 पेजेस में। तो यही है रेलेवेंस है फ्लो चार्ट की। वो बेसिकली उसी कंट्रोल को भाई ग्राफिक फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करता है, राइट। इट गिव्स अ बर्ड आई व्यू ऑफ द सिस्टम एंड फॉलोज द फ्लो ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। बर्ड आई व्यू माने तो पक्षी का व्यू, सच में यही मतलब होता है भाई, तुम मजाक नहीं ले रहे हो। बर्ड आई व्यू माने तो देखो, एक बर्ड क्या होता है, वो हवा में उड़ता है। एक पंछी क्या उड़ता है भाई, हवा में उड़ता है। वो हवा से जो वो स्काई में उड़ रहा होता है, तो वो सारी दुनिया को देखता है अपनी आंखों से, बिल्कुल। उसको कितना एक एरियल व्यू मिलता है, कितना उसको एक वो मिलता है, ब्रॉड व्यू मिलता है, ठीक है ना। अब वही बात बता रहा है कि देखो अगर नैरेटिव हम लोग पढ़ते तो हमें बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में जाना पड़ता। वेयर ऑन द अदर हैंड जो फ्लो चार्ट है, हमें उसी कंट्रोल का, उसी नैरेटिव का एक बर्ड आई व्यू देता है, मतलब एक ऊपर से व्यू दे देता है कि अच्छा ऐसा ऐसा पूरा पूरा प्रोसेस होता है हमारा, और इसी तरह हमारे फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं। अब जो मैंने अब तुम्हें बताया, बनाया सेल्स का फ्लो चार्ट, वो ये तो बताया है, तुम्हें पूरा पूरा फ्लो समझ आ रहा है ट्रांजेक्शन्स का, कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर इनवॉइस बना, फिर फैक्ट्री गेट पेंट्री हुई, फिर जीडीएन बना, एंड सो ऑन, बात खत्म। आई होप तुमको समझ आएगा भाई फ्लो चार्ट का मतलब क्या है, राइट। ग्रेट, राइट। नेक्स्ट टॉपिक अपन का, आई होप तुमको बेसिकली वो चारों के चारों मेथड समझ आ गए होंगे वैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के। क्या है, 4 मेथड्स क्या हैं, दोबारा एक बार बताऊंगा। नैरेटिव रिकॉर्ड है, दूसरा क्या है, चेकलिस्ट है, तीसरा क्या है, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर है, एंड फोर्थ वन इज जो मेरा फेवरेट है भाई, फ्लो चार्ट्स, राइट। टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल तुम लोग टेस्ट कैसे करोगे, हमको ये तो समझ आ गया सर कि हमने उसको अंडरस्टैंड करना है, एग्जामिन करना है, और उसको टेस्ट कैसे करें। अब देखो, टेस्टिंग पहली बात तो समझो ज़रूरी क्यों है, वाई टेस्टिंग इज नेसेसरी। टेस्टिंग का मतलब होगा कि उस कंट्रोल को तुम एक तरह का वॉक थ्रू ले रहे हो, उस कंट्रोल का। टेस्टिंग का मतलब होगा उस कंट्रोल का वॉक थ्रू लेना, कि जैसे अगर तुम्हें कोई बंदा कह रहा है कि अगर हमारी कंपनी में एक नया एम्प्लॉय रिक्रूट होता है, ठीक है, एक नया एम्प्लॉय हम हायर कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, तो वो इस प्रोसेस से होकर गुजरता है कि पहले वो हमें सीवी भेजता है, फिर उसका सीवी हम एटीएस में डालते हैं, उसके हिसाब से हम सीवी फिल्टर करते हैं, फिर उसका वो सिलेक्ट होता है, एप्टीट्यूड, उसकी हमारी प्री स्क्रीनिंग कॉल जाती है, प्री स्क्रीनिंग कॉल के बाद उसको हम उसके लिए बुलाते हैं, उसका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद भाई उसका अपन पहला राउंड लेते हैं, उसमें पास होता है, फिर उसका एचआर राउंड होता है, वो पास होता है, उसका टेक्निकल राउंड 2 होता है, वो होता है, उसके बाद ये होता है, एंड सो ऑन। तो मतलब उसका पूरा पूरा एक प्रोसेस है एम्प्लॉय को हायर करने का। ये क्या इंश्योर करता है भाई, ये क्या इंश्योर करता है कि कोई डमी एम्प्लॉय बुक ना हो, कोई फेक सैलरी ना आ रही हो, कोई जाली सैलरी ना आ रही हो, कोई बोगस ना हो कुछ भी, राइट। अब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होता है, तुमने अच्छी तरह सुन लिया, अच्छे बच्चे की तरह तुमने सुन लिया, बट क्या ऑडिटर इन बातों के ऊपर रिलाई कर लेगा भाई? क्या ऑडिटर इन बातों के ऊपर रिलाई कर लेगा? नहीं, आंसर इज नो। सर ऑडिटर का काम रिलाई करना नहीं है, ऑडिटर का काम सर रिलाई करना नहीं है, उसका काम क्या है, खुद टेस्ट करना और उसके बाद अपनी जजमेंट लगाना। पहले खुद टेस्ट करेगा वो, क्या ऐसी होता है एक्चुअल में, क्या मेरे को गोली डाल रहे हो, क्या एक्चुअल में ऐसा होता भी है सर या नहीं होता, या मेरे को झूठ बोल रहे हो। उसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट करने के बाद ही वो बेसिकली डिसाइड कर पाएगा कि अरे क्या वाकई ये सिस्टम फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या वाकई अच्छा इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और अकॉर्डिंगली वो अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा, वो अपनी रीजनेबल एश्योरेंस दे पाएगा, ठीक है ना। बिकॉज ऑडिटर भाई, तुम ऑडिट कर रहे हो, तुम किसी की बातों में ऐसे भरोसा नहीं कर सकते कि सामने वाले क्लाइंट ने कह दिया कि सर ऐसे ही होता है, हमारा तो ऐसे ही होता है, आप क्या चेक करोगे, हमने बता तो दिया। नहीं जी नहीं, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, देखो हमको खुद को टेस्ट करने दो आप, ऐसी कोई बात नहीं होती कि आपने हमें बता दिया हमने मान लिया, ऐसी कोई वो नहीं है सर, हम खुद टेस्ट करेंगे। समझ आया? आई होप समझ आ गया होगा। अब वो टेस्टिंग करनी कैसे है सर? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर परफॉर्म टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। ऑब्वियसली बात है, अभी वही तो बता रहा हूँ तुमको। हम एविडेंस ऑब्टेन करेंगे, हम जब पूरा पूरा प्रोसेस को टेस्ट करेंगे
हमको सबूत इकट्ठे करेंगे, हमको एविडेंस मिलेगा कि क्या वो जो कंट्रोल है वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छी तरह कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसको टेस्ट करेंगे। डिज़ाइन द काउंटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, सबसे पहले तो देखेंगे कि वो डिज़ाइन अच्छी तरह हुआ है। मतलब अगर आप कह रहे हो कि सबसे पहले एम्प्लॉय का CV आया, फिर ATS में गया, फिर फिल्टर हुआ CV वहाँ से, फिर उसको हमने प्री स्क्रीनिंग कॉल की एंड सो ऑन, ये जो पूरा पूरा आपका प्रोसेस है, क्या ये इसका डिज़ाइन ठीक है, क्या यानी कि ऐसे ही होना चाहिए, या इसमें कोई शेडी एरियाज़ हैं, कोई गैप है, कोई वीकनेस है। पहले तो डिज़ाइन को टेस्ट करोगे, उसके बाद जब डिज़ाइन तुम्हें सही लगा फिर तुम करोगे ऑपरेशन को टेस्ट। ऑपरेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल थ्रू आउट द पीरियड, मतलब पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये इस जो कंट्रोल है ये कंसिस्टेंसली, जो पूरा पूरा तुम्हारा कंट्रोल है, इंटरनल कंट्रोल है तुम्हारा, ये पूरे पूरे फाइनेंशियल ईयर में थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द पीरियड तुम्हारे कंसिस्टेंसी से अप्लाई हुआ है। ठीक है, कंसिस्टेंसी से इसको अप्लाई किया गया इस कंट्रोल को, ऑपरेशनली इसने ठीक किया, ऑपरेशन ठीक किया इसका। आई होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा। क्या क्या आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल में मेरे भाई? वही पॉइंट है जो ऊपर पढ़ के आए, इंस्पेक्टिंग द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर लोगे, ठीक है ना, इंक्वायरी कर लोगे फिर कंट्रोल के रिगार्डिंग, री परफॉर्मेंस कर लोगे, मतलब तुम कंट्रोल को परफॉर्म करके देख लोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर रिकंसिलेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स है, ठीक है ना, अगर वो कह रहे हैं कि हमने सर BRS बनाई है, पढ़ते थे ना CA फाउंडेशन में BRS, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं कि देखो हमारा जो बैलेंस है बिल्कुल ठीक टैली हो रहा है। तो तुम लोग कहोगे आपने BRS तो बना दी, बट एक बार हम खुद बना के देखना चाहते हैं, हम खुद बना के देखना चाहते हैं BRS। आपने बना दी, ठीक है, हमने उसको इंस्पेक्ट कर लिया, आपने बनाई, हाँ BRS को हमने चेक किया, दैट इज इंस्पेक्शन, ठीक है, बट उसको दोबारा हम खुद बनाना चाहते हैं, दैट इज री परफॉर्मेंस। हम मतलब दोबारा परफॉर्म कर रहे हैं। री परफॉर्म का मतलब देखो नाम से क्लियर हो, री परफॉर्म, दोबारा परफॉर्म करना, उस प्रोसेस को दोबारा परफॉर्म करना, उसको बोलते हैं री परफॉर्मेंस। टेस्टिंग ऑन कंट्रोल्स ऑपरेटिंग ऑन स्पेसिफिक कंप्यूटर एप्लीकेशन और ओवरऑल टेक्नोलॉजी फंक्शन एक्स्ट्रा प्रोग्राम चेंज कंट्रोल्स, कि भाई जो तुम्हारे IT कंट्रोल्स हैं, एक्सेस कंट्रोल्स हो गए, प्रोग्राम चेंज कंट्रोल्स हो गए, उनको भी तुम लोग टेस्ट कर लोगे। ठीक है, ये तुम्हारे 4 पॉइंट्स हैं। आगे कह रहे हैं, while obtaining the audit evidence about the effective operation of internal controls, the auditor considered how they are applied, consistency which they were applied during the period and by whom they were applied। वो obviously बात है यार, वही वाला पॉइंट होगा कंसिस्टेंसी वाला। ये देखो कि जो कंट्रोल है वो थ्रू आउट द पीरियड क्या कंसिस्टेंसी से अप्लाई हुए हैं नहीं हुए। ऐसा ना हो कि हम ऑडिट वाले आए पड़े हैं, आपने जानबूझ के अप्लाई करने स्टार्ट करवा दिए कि देखो सर हमारे सारे कंट्रोल्स अब इफेक्टिव ऑपरेट हो रहे हैं, हम महीने बाद जब चले जाएंगे आप फिर से वही लग जाओगे। क्या तुम लोग चेक करोगे कि क्या पूरा का पूरा साल वो अप्लाई हुए नहीं हुए, और किसने अप्लाई किया, बाय होम देवर अप्लाइड, कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल था। और अगर तुम्हें डेविएशन लगती हैं, तुम्हें डेविएशन मिलती है, मतलब तुमने सोचा था कि ये जो पूरा पूरा फ्लो चार्ट है सेल्स का, जैसे हमें बताया क्लाइंट ने ये ऐसे ही होता होगा, बट जब तुमने री परफॉर्मेंस करके देखी, इंक्वायरी की, इंस्पेक्शन की, ऑब्जर्वेशन की, तुमने सब कुछ किया, टेस्टिंग की, बेसिकली तुम्हें पता लगा कि भैया यहाँ पे तो डेविएशन बहुत हैं, डिस्क्रिपेंसीज मिली, गलतियाँ मिली, डेविएशन मिली। और अगर तुम्हें डेविएशन मिल रही है तो भी तुम क्या करोगे, उनको इवेल्युएट करोगे, उन डेविएशन को इवेल्युएट करोगे। द वैल्यूएशन ऑफ डेविएशन में रिजल्ट इन द ऑडिटर कंट्रोलिंग दैट द सच लेवल ऑफ कंट्रोल रिस्क नीड्स टू बी रिवाइज्ड। कंट्रोल रिस्क अच्छी तरह पता है कि नहीं पता, याद है? ऑडिट रिस्क अभी याद है कि नहीं याद है? IR CR DR, डिटेक्शन रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, याद है? पढ़ाया था मैंने थर्ड पता नहीं 4th लेक्चर में पढ़ाया था रिस्क के बारे में। अगर नहीं देखा तो पहले वो देखो यार, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से लेक्चर देखा करो। CR कि अगर लग रहा है कि कंट्रोल रिस्क ज़्यादा है, मतलब जिस तरह कंट्रोल है तो है, कंट्रोल आर इन प्लेस, बट वो काम नहीं कर रहे, वो ठीक से ऑपरेशन में नहीं है, दे आर नॉट एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। यही तो मतलब था कंट्रोल रिस्क का। तो अकॉर्डिंगली अपन रिवाइज कर लेंगे अपने प्रोसीजर्स को, वही कुछ लिखा हुआ है। इन सच केसेस द ऑडिटर वुड मॉडिफाई द नेचर टाइमिंग, वही बात आ गई। देखो अपने जो आगे सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स, प्लान्ड सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स क्या हैं, वो इस चैप्टर में हम आगे वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। फिलहाल के यही समझ लो, जो अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स हैं उन्हीं की बात कर रहा है ये, फिलहाल के लिए यही समझ लो, आगे तो मैं बताऊंगा डिटेल में जब टॉपिक आएगा, राइट। अकॉर्डिंगली हमको अपने प्रोसीजर्स को है चेंज करना पड़ेगा अगर कंट्रोल से ज़्यादा आ रहा है। आई होप देखो तुमको समझ आया होगा यार ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। देखो अगर तुमने एक भी क्लास को मिस नहीं किया, मैं सच्ची कह रहा हूँ, अगर तुमने एक ही मेरी जितनी मैंने अब तक क्लासेस डाली हैं इस चैप्टर की, रिस्क असेसमेंट की, अगर तुमने वो पूरी की पूरी क्लासेस शिद्दत से देखी हैं, ढंग से देखी हैं भाई, तो मैं सच्ची कह रहा हूँ तुमको अब तक कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं लगा होगा
कि जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं चैप्टर में, जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तुमको ऐसा नहीं फील हुआ होगा कि यार हम लॉस्ट हैं, हम गुम गए। घूमेगा वो बंदा, खोएगा वो बंदा भाई जिसने क्लासेस को ढंग से अटेंड नहीं किया। और तुमने स्किप किया है, फॉरवर्ड किया क्लासेस को, या सीधा दूसरा पार्ट देखने लग गए, तीसरा चौथा पार्ट देखने लग गए, ऐसा नहीं होगा भाई। क्लासेस को देखो, बिकॉज लाइक मैं जो एग्जांपल देता हूँ फोर्थ क्लास में, अगर मैं एग्जांपल फोर्थ लेक्चर में तुम्हें कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं उसको, मेरा कुछ नहीं पता भाई उसको मैं कब कनेक्ट कर जाऊँ, राइट। सो गाइस, क्लासेस को सीक्वेंस में देखो, यही था बस तुम्हारे इस टॉपिक में प्राइमरली, राइट। आई होप तुमको यहाँ तक समझ आया होगा। कूल 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 कूल। फाइनली इंटरनल कंट्रोल का टॉपिक अब होता है समाप्त। काफ़ी हद तक आगे भी थोड़े टॉपिक्स आएंगे नो डाउट, बट प्राइमरली मेजरली इंटरनल कंट्रोल जितना था वो हम पढ़ चुके हैं अब तक। नेक्स्ट एक अलग चैप्टर आएगा अपन का, इसी चैप्टर में जो है ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, जब मैंने अपनी सीए इंटर क्वालिफाई की थी तब ये अलग चैप्टर होता था ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला हमारी बुक में, तो स्टडी मैट में अलग चैप्टर था ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अब इसको कंबाइन करके एक ही चैप्टर में ऐड कर दिया। चलो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, चैप्टर तो चैप्टर, ये टॉपिक तो वही है, राइट। आई होप तुमको यहाँ तक समझ आया होगा, बिकॉज इसके बाद जो अपन शुरू करने जा रहे हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये एक बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। बट डेफिनेटली जो ऑलरेडी हम कंसेप्ट डिस्कस करके आ चुके हैं, चाहे वो ऑडिट रिस्क हो, चाहे वो मटेरियलिटी हो, चाहे वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हो, चाहे वो इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन हो, चाहे वो री परफॉर्मेंस हो, चाहे वो कंट्रोल के ऊपर पूरा बड़ा हो, चाहे वो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल हो, ठीक है, वो सारे के सारे कंसेप्ट तुम्हारे काम इसमें आएंगे ही आएंगे चैप्टर में। तभी मैं कह रहा हूँ अगर तुमने वो नहीं देखा तो पहले उसको सीक्वेंस में देखो, बिकॉज देखो इसमें इस तरह की कुछ टर्म्स यूज़ होंगी जो ऑलरेडी मैं ऊपर एक्सप्लेन करके आ चुका हूँ। अगर तुमने वो चैप्टर नहीं देखा, अब इसके पिछले वाले पार्ट नहीं देखे, तो तुमको दिक्कत आएगी समझने में, राइट। करते हैं सर शुरू अपना आज का टॉपिक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। कूल। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो, व्हाट इज एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? होता क्या है सर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? क्या होता है सर, क्या होता है? पहले डेफिनेशन को पढ़ाऊंगा फिर एक्सप्लेन करूंगा अच्छी से एग्जांपल लेके। आइए देखते हैं। An automated environment basically refers to the business environment where the processes, operation, accounting, and even decisions are carried out by using computer systems. बस इस वर्ड की गेम है, कंप्यूटर की गेम है, बस कंप्यूटर की गेम है, कुछ नहीं है और। आई डोंट नो कि तुम में से कितनों बंदों ने देखा होगा, कितनों को पता होगा बही खाता के बारे में। वो एक रेड कलर की बुक आती थी ना, अब भी आती है, इनफैक्ट अब भी आती है, एक बिल्कुल रेड कलर की बुक जिसको हम ट्रेडिशनल बोलते हैं, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग का मेथड बोलते हैं, बही खाता। ठीक है, अगर तुम देखा हो कि अगर तुम्हारे शहरों में अगर तुमने देखा हो जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, राइट, वो क्या करते हैं, वो आज भी बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं, छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो अपनी अकाउंटिंग, जो अपना हिसाब किताब बही खातों में लिखते हैं। उनके पास एक बुक होती है रेड कलर की, अगर तुम में से किसी ने देखा हो, वो रेड कलर की एक बुक होती है बही खाता, जिसको हम बही खाता बोलते हैं। बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं मेरे भाई मेरी बहन, जो आज भी अपनी जो अकाउंटिंग है वो इन बही खाता में करते हैं कि अच्छा उससे इतने पैसे लेने हैं, अच्छा आज मेरी इतने की सेल हुई, अच्छा आज मेरी इतनी की परचेज हुई, अच्छा वो उधार मेरे से इतना माल ले गया, अच्छा ये मैंने खर्चा कर दिया पर पेमेंट नहीं की, एंड सो ऑन, राइट। ये क्या था, आज से बहुत पहले चलता था, इनफैक्ट अब भी चलता है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि अब नहीं चलता, बट बहुत कम हो गया, बहुत 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 कम हो गया अब आज की डेट में। ठीक है, अगर किसी ने देखा हुआ है तो वो मेरी बात को फॉलो कर पा रहा होगा, बट आज की डेट में बहुत कम हो गया। आज की डेट में तुम्हें शायद बहुत कम देखने को मिले, राइट, क्योंकि अब सारा का सारा काम डिजिटलाइज हो गया, कंप्यूटर्स पे आ गया, राइट। तो वही हमारा बेसिकली चैप्टर का टॉपिक है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ऑटोमेट का मतलब क्या होता है भाई? किसी चीज़ को ऑटोमेट कर देना कि वो चीज़ खुद ब खुद हो रही है, उसमें ह्यूमन की इंटरवेंशन नहीं है, वो ऑटोमेट होगी। ठीक है ना, हम एक ऐसी मशीन ले आए कि जिससे जो हमारे प्रोडक्ट्स की पैकिंग है वो ऑटोमेट होगी। मतलब पहले 4 बंदे करते थे पैकिंग अपने हाथ से, अब वो मशीन ही कर देती है। हमने उस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया कि अब उसमें ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं है, उसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, वो ऑटोमेट है, खुद ब खुद करेगी वो।
ठीक है, तो उसी की बात कर रहा भाई कि देखो लाइक अर्लियर, आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, ठीक है, 10 साल लगा लो, चलो 15 साल लगा लो, ज़्यादा पुराने नहीं जाते। तब क्या था भाई, बही खाते में अकाउंटिंग होती थी, बही खाते में अकाउंटिंग लोग करते थे। बट आज के दिन में जब जब टाइम इवॉल्व हुआ, ओवर द पीरियड, ओवर द स्पैन ऑफ लास्ट 15 ईयर्स और 10 to 15 ईयर्स यू कैन से, जो ये पूरा पूरा अकाउंटिंग का सिस्टम है, ये जो पूरा पूरा अकाउंटिंग की अप्रोच है बॉस, वो बही खाते से शिफ्ट होकर कहाँ पर आ गई, किस पर आ गई, कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर आ गई, जो तुम्हारा लिखा हुआ है यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम्स। अब जो अकाउंटिंग है, तुमने सुना होगा टैली, टैली है, बिजी है, ठीक है, मार्ग है, या कस्टमाइज ईआरपीस हैं, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक है, ये क्या है सब, सर ये क्या है सब, टेली प्राइम, सर क्या है टेली प्राइम, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर तो है भाई, रादर आई विल से ईआरपी है, टेली प्राइम ईआरपी तुमने बहुत सुना होगा, टेली प्राइम ईआरपी, ईआरपी तो है, ईआरपी मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग मतलब जो एंटरप्राइज का ऑपरेशंस को मैनेज करता है उसी को तो हम बोलते हैं ईआरपी, जो एंटिटी को ऑपरेशंस को मैनेज करता है उसको हम बोलते हैं ईआरपी, राइट। आई डोंट नो तुम लोगों को पता है नहीं पता, मैं स्टिल तुम्हें एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ ताकि तुम इस चैप्टर को मज़े से समझ सको। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो सुन ही ले, और जिसको पता है तो वो भी सुन ले भाई, बिकॉज ऐसी कुछ चीज़ें मैं डेफिनेटली बताऊंगा जो तुमको नहीं पता होगी, ये शोरूम है, ठीक है, सभी सुन लो। ईआरपी माने तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब एक बिजनेस के कितने सारे ऑपरेशन होते हैं, एक बिजनेस चलाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है भाई, तुम्हें परचेज मैनेज करनी है, तुम्हें सेल्स मैनेज करनी है, अच्छा तुम्हें अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना है, पूरा पूरा पेरोल डिपार्टमेंट मैनेज करना है, कहने का मतलब, ठीक है, तुम्हें अपने फिक्स्ड एसेट्स को मैनेज करना है, जो एक्सपेंसेस तुम लोग इनकर कर रहे हो तुमने उनको मैनेज करना है, ठीक है, मतलब बेसिकली और तो और इन सब कामों की क्या करनी है, अकाउंटिंग को मैनेज करना है। अकाउंटिंग में भी इतने सारे कंप्लाइंसेस हैं कि जीएसटी लॉ के साथ हम कंप्लाइंस कर रहे हैं, इनकम टैक्स के साथ कंप्लाइंस हो रहा नहीं हो रहा, या अगर तुम फैक्ट्री एक्ट में हो तो फैक्ट्री एक्ट के साथ कंप्लाइंस हो रहा नहीं हो रहा, ईपीएफ है, ईएसआई है, मतलब उनके साथ भी कंप्लाइंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। कितना कुछ है एक बिजनेस को करने के लिए। एक बिजनेस अगर तुम करना चाहते हो भैया आज की डेट में, तुम्हें बहुत सारे ऑपरेशंस को करना पड़ता है। ये देखो ये सब ऑपरेशंस हैं। ईआरपी क्या होता है, ईआरपी भी एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है। ईआरपी क्या है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स हैं सर, ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स हैं जो तुम्हारे पूरे के पूरे इस प्रोसेस को मैनेज करते हैं। मतलब तुमने एप्लीकेशन ओपन की, तुम्हारे कंप्यूटर के ऊपर, तुम्हारे लैपटॉप के ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, ईआरपी इंस्टॉल हो गया, तुमने ओपन किया, उसमें मेरे को आज भी याद है मैंने अपने क्लाइंट्स का ऑडिट किया है, मैंने लाइक बहुत सारी ईआरपी यूज़ किए हैं अपने उसमें आर्टिकलशिप में, बहुत सारे मैंने ईआरपीज ऑपरेट किए हैं। मेरे को आज भी अपने क्लाइंट याद आता है जिसका ईआरपी बड़ा मेरे को वो बड़ा सही लगता था, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था उसका ईआरपी। उसका क्या था, बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, लॉगिन करते थे पासवर्ड से, ठीक है, उसने हमें आईडी देती थी, एक आईडी और पासवर्ड डाल के हम लॉगिन करते थे। लॉगिन करने के बाद भाई उस सॉफ्टवेयर में क्या होता था, जैसे ये पूरी की पूरी कंप्यूटर स्क्रीन हमारी, यहाँ पे सबसे पहले आता था परचेज का एक आइकन रंग बिरंगा सा, मेरे को आज भी याद है। नीचे आता था उसके सेल्स का आइकन, फिर उसके ऊपर यहाँ पे आता था ह्यूमन रिसोर्स का आइकन, फिर यहाँ पे उसका आता था अकाउंट्स पेबल क्रेडिटर अपने, फिर आता था एआर अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, फिर आता था उसका अपना ये एचआर हो गया, सेल्स हो गया, हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पीएनआर बैलेंस शीट का आइटम, एक्सपेंस रिपोर्ट, फिक्स्ड एसेट्स रिपोर्ट। उसकी सच में ये लाइक मेरा लैपटॉप है, ऐसे जूम कर लो तुम लोग, और ये कंप्यूटर स्क्रीन है। जब उसको लॉगिन करते थे तो ये स्क्रीन ओपन होती थी, परचेज का आइकन है, एचआर, एक्सपेंस, फिक्स्ड एसेट्स एंड सो ऑन। ये क्या है, उस बंदे ने बेसिकली क्या किया, अपना सिस्टम जो है उसको कंप्यूटराइज कर दिया, उसको कंप्यूटर सिस्टम ले आया, वो उसको डिजिटलाइज कर दिया। इसको अपन लोग बोलते हैं ईआरपी। तो हमारा जो कंसेप्ट है, चैप्टर हमारे सिलेबस में क्यों आया, ये सर जो टॉपिक है हमारा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का, ये क्यों आया, क्यों सर, बिकॉज ये तो आया बिकॉज आज की जो बही खाता की काउंटिंग है, 10-15 साल पहले बही खाता की काउंटिंग थी, ट्रेडिशनल काउंटिंग थी, वो आज की डेट में रिप्लेस कर चुकी है किससे, कंप्यूटर से।
कंप्यूटर्स उस अकाउंटिंग को रिप्लेस कर चुके हैं। अब जो सारी की सारी काउंटिंग है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में होती है, ईआरपीज में होती है, टैली है, ठीक है, क्विक बुक्स है, जोहो है, अपना बिजी है, मार्क है, इन सब अकाउंटिंग ईआरपीज में हमारी क्या होती है, आज की डेट में अकाउंटिंग होती है। डिजिटलाइज हो गया सारा का सारा सिस्टम। और तुम लोग करते हो ऑडिट। मैंने डे 1 में क्या बताया, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था ऑडिट का, इंट्रोडक्शन टू ऑडिट, क्या बताया था उसमें मैंने, सर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कैसे प्रिपेयर हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली। भाई जब सारी की सारी अकाउंटिंग का प्रोसेस जर्नल से लेके पीएनएल बनने तक, ठीक है ना, ट्रांजैक्शन इनफैक्ट इनिशिएट होने से लेके कोटेशन आने से लेके उसको कंक्लूड करने तक सेल के ऑर्डर को, सारा का सारा कुछ कहाँ पे हो रहा है, ईआरपी के थ्रू हो रहा है, ऑटोमेटेड हो रहा है, सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। तो इट रियली बिकम नेसेसरी कि जो ऑडिटर है, जो हमारे सीए साहब हैं, जो ऑडिटर हैं, उनको इस ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट की अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छी तरह जानकारी हो। बिकॉज जब तक तुम्हें इस ईआरपी को चलाना नहीं आएगा, इसको समझ नहीं आएगा तुम्हें ईआरपी, तुम इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तुम कैसे ऑडिट कर लोगे। बिकॉज सारा का सारा जो ऑपरेशन है बिजनेस के, चाहे फाइनेंस हो, चाहे परचेज हो, चाहे सेल्स हो, चाहे एचआर हो, चाहे मार्केटिंग हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे ऑपरेशन क्या है, डिजिटलाइज हैं। सो इट रियली बिकम्स इंपॉर्टेंट कि तुम ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट को समझो। अब देखो, अगर तुम्हें टैली चलानी नहीं आती, अगर तुम्हें जब तक टैली चलानी नहीं आती, तुम्हें टैली यूज़ करनी नहीं आती, ठीक है ना, तुम्हारा जब तुम ऑडिट करने गए आर्टिकलशिप में, तुम्हारा जो क्लाइंट की बुक्स ऑफ अकाउंट है वो टैली में बनी हुई हैं। मतलब कहने का मतलब तुम्हारा जो क्लाइंट है वो टैली यूज़ करता है अपने अकाउंट्स को बनाने के लिए, राइट। तुम्हें टैली आती नहीं, तुम ऑडिट कैसे कर लोगे उसका। तुम जर्नल एंट्री, तुम्हें टैली को यूज़ ही नहीं करना आता, तुम्हें यही नहीं पता कि टैली में कैसे रिपोर्ट निकलेगी, कैसे जर्नल खुलेगा, कैसे लेजर खुलेगा, कैसे बीआरएस निकलेगी, कैसे टीवी ट्रायल बैलेंस निकलेगा, या उसकी वो अकाउंटिंग सारी की सारी अकाउंटिंग बिजी में है, ठीक है। जब तक तुम्हें बिजी ऑपरेट करना ही नहीं आता, ठीक है, तुम कैसे उसका ऑडिट कर लोगे। ऑडिट करने के लिए तुम्हें बेसिकली जब सारी की सारी अकाउंटिंग ही उसकी इन दो सॉफ्टवेयर में, टैली और बिजी में, तुम्हें यही चलाना नहीं आता, तुम कैसे ऑडिट कर लोगे। प्रैक्टिकल सोच के देखो। वो तो तुम कहोगे कि सर डेटा दे दो मेरे को, वो कहेगा हाँ जी सर आपको टैली में डेटा ट्रांसफर कर दिया। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, लिटरली 3 महीने बाद आर्टिकलशिप में जाओगे, यही होगा, मैं सच में बता रहा हूँ तुमको। बिकॉज अपन तो फेस कर चुके हैं सब कुछ, मैं तो सब कुछ देख चुका हूँ, राइट। टैली, वो कहेगा सर टैली में डेटा ट्रांसफर कर दिया आपको। अब तुमको टैली चलानी आती नहीं तो कैसे करोगे ऑडिट, जब डेटा ही नहीं ओपन हो रहा, जब डेटा ओपन करके तुम्हें पता ही नहीं कहाँ से क्या चीज़ निकलेगी, क्या रिपोर्ट जनरेट होगी। सर इसी वजह से ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट को समझना बहुत 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 ज़रूरी है आज की डेट में। एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एट स्पीक। एआई है, मशीन लर्निंग है, ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, तो इनको समझना तुम्हें बहुत ज़रूरी है। आई होप तुम्हें रेलेवेंस समझ आओगे अपने चैप्टर का। मैंने 15 मिनट तुम्हारे रेलेवेंस पे लगा दिए अकेले, इट वॉज नेसेसरी। अब चैप्टर हमारा स्मूथ जाएगा। आइए देखते हैं फटाफट। अच्छा जी, बेनिफिट्स क्या हैं, की फीचर क्या है सर, क्यों ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, सर वाई ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, क्या की फीचर हैं सर, क्या खूबियाँ हैं। क्या बात करते हैं रे, खूबी पूछता है तू मुझसे। अरे रे 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 फास्ट बिजनेस ऑपरेशन, भाई जाहिर सी बात है, जब सारे के सारे प्रोसेस ऑटोमेट कर दिए, परचेज है, सेल्स है, मार्केटिंग है, एचआर है, अकाउंटिंग है, डिजिटलाइज हो गए। और कंप्यूटर तो भाई ह्यूमन से भी तेज़ होता है, हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाइल्डहुड से अपने, कि कंप्यूटर जो है वो इंसानों से भी तेज़ दिमाग रखते हैं। तो फास्ट बिजनेस ऑपरेशन हो गया, एक्यूरेसी होगी भी, जाहिर सी बात है। हमारे मुनीम जी, हमारे अकाउंटेंट साहब, सेल के बिल काटने में गलती कर सकते हैं। एक घड़ी 2 लाख की अमाउंट थी, उन्होंने 20,000 कर दी, 1 0 कम लगाना, 1 0 कम लगा दी। बट सर कंप्यूटर क्या गलती करेगा, आंसर इज नो। उसकी जो प्रोसेसिंग है वो एक्यूरेट होगी। लार्ज वॉल्यूम ट्रांजेक्शन्स, मैं अपने अकाउंटेंट के पास गया, ठीक है, तुम अपने अकाउंटेंट के पास गए, तुमने कहा कि लो मुनीम साहब ये हमारी आज के लिए में 1000 ट्रांजेक्शन हुई हैं। 1000? अरे बेटा बहुत थक गया हूँ मैं, कल देखूंगा। पर क्या कंप्यूटर थकता है, क्या कंप्यूटर भी थकता है। 1000 का लाख ट्रांजेक्शन दे दो उसको, लाखों दे दो ट्रांजेक्शन, वो थकता नहीं है। लार्ज वॉल्यूम ट्रांजेक्शन तुम जल्दी प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। सिक्योरिटी अच्छी रहेगी, ऑब्वियस सी बात है भाई जाहिर सी बात है। तुम्हारा सारा का सारा डेटा किस में है, एक हार्ड डिस्क में है, एक पेन ड्राइव में है, ठीक है ना। अगर बुक्स होती तुम्हारे पास, कल को अगर वो बही खाते की बात करूँ, कल को उस बही खाता, अगर बाई चांस वो भी खाता, तुम कहीं रख के भूल गए, बुक रख के भूल गए तुम लोग, या कोई मिस हैपनिंग होगी, आग लग गई, लेट्स सपोज मिस हैपन हो गया कुछ, वो जल के राख हो गए, क्या कर लोगे तुम लोग। वेयर ऑन द अदर हैंड जो कंप्यूटर्स हैं बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल जाते हैं, ठीक है ना। कल को कोई बंदा तुम्हारा बही खाता चुरा के ले गया बुक समझ के,
ठीक है ना, बट कंप्यूटर को कैसे चुरा के लेके जाएगा भाई, वो तो सब डेटा अंदर है उसके। लेट्स प्रूव टू ह्यूमन एरर्स, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मुनीम जी वाली एग्जांपल, 20,000 और 2 लाख वाली। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जाहिर सी बात है भाई, जितना तुम्हारा कंप्यूटराइज इन्फॉर्मेशन होगी वो सब अपडेटेड रहेगा तुम्हारा, रियल टाइम अपडेशन मिलेगी तुम्हें, लाइव अपडेशन मिलेगी। कनेक्टिविटी नेटवर्क कैपेबिलिटी, कनेक्टिविटी नेटवर्किंग कैपेबिलिटी का मतलब क्या है सर? बही खाता का मतलब क्या है? मेरी दुकान पे बही खाते की बुक पड़ी है, या ठीक है, लाला जी क्या करते हैं, दिन में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई उसको रिकॉर्ड करके वहीं दुकान पे रख देते हैं, ठीक है। सपोज लाला जी अपना क्या हुआ, कहीं घूमने गए हैं, उनको कोई बिज़नेस की ज़रूरत पड़ गई, कहीं घूमने गए हैं, उनको कोई कॉल आ गई बिज़नेस की, उनको कहा कि उनको कोई डेटा चाहिए कि कितने की सेल की थी उस बंदे को, या कुछ डेटा चाहिए बेसिकली उनको काउंटिंग का। बट बही खाता कहाँ पे पड़ा है? दुकान पे। लाला जी कहाँ पे हैं? घूमने गए पड़े हैं, ठीक है, तो दिक्कत आएगी। बट वेर अगर तुम्हारे पास जो तुम्हारा डेटा है वो सारा का सारा तुम्हें इलेक्ट्रॉनिकली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में तुमने मेंटेन किया हुआ है, उसको तुम जहाँ मर्जी एक्सेस कर सकते हो भाई। तो अपनी गूगल ड्राइव पे डेटा रख दो, जब चाहो उसको एक्सेस कर लो, ठीक है ना। अगर आई वुड से जो ERPs हैं उनका लॉगिन की और पासवर्ड होता है, जब मर्जी जहाँ मर्जी चाहो कनेक्ट कर लो उन लॉगिन पासवर्ड से। मेरे को खुद को पता है, जो हमारा एक क्लाइंट था ERP वाला, मैंने वो आज भी वो क्लाइंट याद है, बड़ा बड़ा अच्छा काम था यार उनका। उनका क्या सीन था, ERPs पहले तो उनके ऑफिस में ही चलते थे ERPs, लाइक हमको क्लाइंट की प्लेस पे जाना पड़ता था ऑफिस में उनके चलाने के लिए इसका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। बट फिर उनको कहते हैं कि आपको अगर नहीं आना यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, आप अपने खुद के ऑफिस में, अपने आप CS साहब के ऑफिस में बैठ के भी काम कर सकते हो, अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में हम आपको एक्सेस दे देंगे कि आप जहाँ मर्जी इसको एक्सेस कर सकते हो, मतलब रिमोट एक्सेस, जहाँ मर्जी से इसको एक्सेस कर सकते हो। देखो कितना आसान हो गया, चाहे मैं घर पे बैठा हूँ, चाहे मैं अपने ऑफिस में हूँ, मैं जहाँ मर्जी से एक्सेस कर पा रहा हूँ डेटा को। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग एबिलिटी। अरे वर्क फ्रॉम होम सबसे अच्छा एग्जांपल, वर्क फ्रॉम होम आज की डेट में इतनी सारी कंपनीज है जो वर्क फ्रॉम होम देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है ना। अब वो वर्क फ्रॉम होम घर पे बैठे हैं, बट डेटा तो भाई वो पूरा पूरा एक्सेस कर पा रहे हैं घर पे बैठे। कैसे हो पा रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिकली डेटा मेंटेन हो रहा है, कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग एबिलिटी एनहांस होगी उनकी, ठीक है ना। आई होप समझ आएगा। बोलने को भाई अकेले लाइन के ऊपर मैं आधा घंटा भी बोल दूँ, बट आई होप तुम्हें समझ आ गया, जितना था जितना रेलिवेंट था मैंने बता दिया। ये देखो भी बात आ गई, देखो ERP वाली, ये देखो ERP, तभी तो हम लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था ERP। अब हमें अच्छी तरह पता है कि ERP का मतलब क्या है, मैंने अच्छी तरह तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। खूल 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 खूल। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपन का? ठीक है, ये दो टॉपिक्स करते हैं, उसके बाद फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये इम्पैक्ट ऑफ IT रिलेटेड रिस्क का, बिकॉज ये सब लंबा टॉपिक है हमारा। जनरल IT कंट्रोल एप्लीकेशन और डिपेंडेंट कंट्रोल्स, ये काफ़ी लंबा टॉपिक जाएगा तुम्हारा। ये आज की क्लास में मैं नहीं कवर कर पाऊंगा इतना, बिकॉज ऑलरेडी 1 आवर के अराउंड क्लास होने को आई है अपन की। चलो अभी तुम लोगों को मैं कल ही करवाता हूँ फिर इकट्ठा, बिकॉज ये भी उसके ऊपर है, कंट्रोल्स के ऊपर, और फिर IT रिलेटेड रिस्क भी इससे लिंक करना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, आज की क्लास में यहीं पॉज करता हूँ, ठीक है। आई होप तुमको जितना मैंने पढ़ाया वो समझ आ गया होगा, राइट गाइस। इट्स टाइम टू बकल अप नाउ। बहुत मज़े कर लिया, पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं और बस ऑडिट में अच्छा खासा स्कोर करते हैं, राइट। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जितना पढ़ाया हुआ उसको कवर कर लेना, एंड अपने आप को रिवाइज, अपना ये रिवाइज भी कर लेना, जितना पढ़ाया उसको एक बार लेक्चर को देख लेना, उसके बाद रिवाइज भी कर लेना, ताकि तुम अपडेटेड रहो, साथ साथ चलते रहो मेरे। कूल कूल कूल, ठीक है सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, विदा लेता हूँ मेरी बहन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिएगा। #study with CA Piyush, #study with logic। बाय बाय।